होसून अस्पताल में स्पर्म के नुकसान के केस को अदालत के बाहर सुलझाने का प्रयास। एपिसोड 2 की शुरुआत में होसून अस्पताल को दिखाया जाता है, जिसकी काउंसलर अपने क्लाइंट्स को कन्विंस कर रही होती है कि 1985 में होसून अस्पताल देश का पहला ऐसा अस्पताल था जिसने टेस्ट ट्यूब बेबी को पैदा करने में सफलता हासिल की, और तब से लेकर आज तक हमारा अस्पताल स्पर्म, एग्स और एम्ब्रियो को फ्रीज करके रखने के मामले में दुनिया में सबसे बेस्ट है। तभी एक आदमी को दिखाया जाता है जो काफी गुस्से में था और अस्पताल में हंगामा कर रहा था। आदमी कह रहा होता है कि तुम तो दुनिया में सबसे बेस्ट हो, तो फिर मुझे मेरे स्पर्म वापस दो। उसने गुस्से में वहां की एक मशीन को भी तोड़ दिया था, पर तभी गार्ड आकर उसे धर दबोच लेते हैं। सीन बदलता है और लीजन उसी आदमी की वीडियो फुटेज को यू को दिखा रहा होता है। लीजन बताता है कि अस्पताल में कुछ मशीनें टूट जाने की वजह से इस आदमी पर 430 मिलियन वोन का हर्जाना ठोका है। यू कहता है पर हर्जाने की रकम थोड़ी ज्यादा नहीं है, तो लीजन वीडियो की तरफ इशारा करते हुए बताता है कि अकेला यह मशीन 600 मिलियन वोन का है। यू पूछता है क्या यह क्लाइंट मुआवजे की रकम को चुका सकता है, और वह ना में जवाब देता है। लीजन यह भी बताता है कि हमारी लॉ फर्म के मैनेजमेंट ने इस केस पर खास तौर पर ध्यान देने के लिए बोला है, क्योंकि यह अस्पताल पहले हमारी कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट से जुड़ा था, पर बाद में कुछ लीगल इशू की वजह से हमने अस्पताल से जुड़े सारे क्लाइंट खो दिए और अब मिस्टर को चाहते हैं कि हम उनसे बदला ले लें। यू कहता है ठीक है, पर इसने अस्पताल में इतना हंगामा क्यों मचाया था? लीजन कहता है यह तो उस आदमी से मिलकर ही पता चल पाएगा। 2 दिन बाद उसको ऑफिस में मीटिंग के लिए बुलाया है। यू उसे इस केस पर नए रिक्रूट को लगा देने के लिए कहता है, और लीजन बताता है कि वह होमन और ह्यून को इस केस की जानकारी समझा देगा। अब यू अपनी वॉच में टाइम देखता है और लीजन को बताकर जल्दी से घर की तरफ निकल जाता है। होमन देखती है कि यू जल्दी में ऑफिस से कहीं पर जा रहा है। वह उसे आवाज भी लगाती है, पर यू उसकी बात पर ध्यान दिए बिना ही निकल जाता है। तभी वह लीजन को देखती है और पूछती है कि अटॉर्नी यू इतना जल्दी में क्यों जा रहे थे, और लीजन बताता है कि वह हर फ्राइडे जल्दी निकल जाते हैं। होमन पूछती है पर ऐसा क्यों, तो वह कहता है कि बच्चे से मिलने जाते हैं। यह सुनकर होमिन चौंक जाती है कि उनका बच्चा भी है। वहीं यू एक केनल में जाता है जहां पर डॉग को रखा जाता है। अंदर आकर वह अपने डॉगी से मिलता है जिसका नाम हेस था। वह उसे घर ले जाकर नहलाता है और फिर उसके साथ खूब मस्ती करता है। पूरा दिन उसी के साथ बिताने के बाद शाम को वापस वहीं पर छोड़ आता है। इधर मिस्टर गिबोम, वही आदमी जिसने अस्पताल में त्योफोर मचाई थी, एक बार फिर उसी अस्पताल में चुपके से कोई चीज की तलाश कर रहा है होता है, पर गलती से कुछ सामान नीचे गिर जाने की वजह से वह पकड़ा जाता है। भागने की कोशिश करता है, पर सिक्योरिटी वाले उसे धर दबोचते हैं। अगले दिन यह ऑफिस में मिस्टर गिबोम का वेट कर रहे होते हैं, जो इनसे मीटिंग के लिए आने वाला था, पर काफी देर हो जाती है, वह आता ही नहीं। लीजन हियोन से कॉल करके पता करने के लिए कहता है। हियोन कॉल करता है तो पता चलता है कि मिस्टर गिबोम को तो पुलिस उठाकर ले गई। अब यू और लीजन दोनों उस आदमी के वकील बनकर पुलिस स्टेशन जाते हैं। यहां गिबोम से मिलते हैं तो गिबोम कहता है कि उसे वकीलों की जरूरत नहीं है। वह कई वकीलों के पास जा चुका, पर सबने उसका फायदा ही उठाया, उसके सारे पैसे लूट लिए, और अब वह इस केस को खुद ही देख लेगा। लीजन कहता है देखिए मिस्टर गिबोम, आपका केस इतना भी आसान नहीं है। अस्पताल में तोड़फोड़ करना, रात में चोरी छुपे घुसना, ऐसे कई संगीन इल्जाम लगे हैं। जल्दी आपके खिलाफ वारंट जारी होगा और आपको जेल जाना पड़ सकता है। गिबोम कहता है एक जैसे ही होते हैं, सबके सब सेम ही बातें करते हैं। यू कहता है हाँ सही कहा आपने, सारे वकील एक जैसे ही होते हैं, क्योंकि लॉ की पढ़ाई करने के बाद वकीलों का दुनिया को देखने का तरीका बदल जाता है। सच तो यह है कि आप यह केस कोर्ट में कभी जीत ही नहीं पाएंगे। यह सुनकर गिबूम थोड़ा घबरा जाता है और कहता है कि मेरी कहानी जाने बिना आप यह कैसे कह सकते हैं। यू कहता है अगर ऐसा होता तो कोई ना कोई वकील तो आपका केस अब तक ले चुका होता। गिबोम कहता है कोई तो रास्ता होगा आपके पास। तो यूं कहता है कि वह तो आपकी कहानी जानने के बाद ही बता पाएंगे, पर एक बात पक्की है, अगर कायदे से लड़ने में दिक्कत आई तो उसे अदालत के बाहर भी फाइट करेंगे, पर छोड़ेंगे नहीं, तुम्हारा पूरा साथ देंगे। यह सुनकर मिस्टर गिबोम थोड़ी देर चुप रहने के बाद कहता है तो कहां से बताऊं, इसकी बात से यह सब शुरू हुआ था। और गिबोम अपनी कहानी बताने लगता है कि आज से 1 साल पहले उसे टेस्टिकुलर कैंसर हो गया था। डॉक्टर ने बताया कि ऑपरेशन करने पर इनफर्टाइल होने का खतरा है, मतलब कि वह कभी बाप नहीं बन पाएगा। इसलिए उसने अपने स्पर्म होसून अस्पताल में जमा करा दिए, पर जब टेस्ट ट्यूब बीबी की प्रोसेस की तो स्पर्म खराब निकला। उन्होंने उसके स्पर्म को बर्बाद कर दिया था। मिस्टर गिबोम रोते हुए कहता है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। यू कहता है ठीक है, पहले हम सच्चाई का पता लगाते हैं। अगले दिन अस्पताल की तरफ से अटर्नी हान, जो होमिन का बॉयफ्रेंड था, यू लीगल फर्म में मीटिंग के लिए आता है। थोड़ी देर वेट कराने के बाद उसे कॉन्फ्रेंस रूम में बुलाया जाता है। यू भी अपनी टीम के साथ उसके सामने आकर बैठ जाता है। हान कहता है जैसा कि आप जानते हैं, तोड़फोड़ करने काम में रुकावट डालने के लिए हर्जाने की रकम दोगुनी हो जाती है और ऐसे कामों में जेल भी जाना पड़ सकता है। पर मिस्टर गिबोम की हालत पर तरस खाकर हमने हर्जाने की रकम मात्र 400 मिलियन वोन रखी है। अगर वह इस महीने के लास्ट तक हर्जाना भर देते हैं और अस्पताल से दूर रहने का एग्रीमेंट साइन करते हैं तो हम इस केस को यहीं पर खत्म कर देंगे। यू कहता है नुकसान तो हमारे क्लाइंट का भी हुआ है,
उसके कीमती स्पर्म बर्बाद हो गए जो अस्पताल की लापरवाही की वजह से हुए हैं। हमारे हर्जाने की रकम 500 मिलियन है, तो उसमें से अस्पताल का नुकसान निकाले तो भी 100 मिलियन वोन आप मिस्टर गिबोम को दो और केस को यहीं पर खत्म कर देंगे। हान कहता है, ये कैसा मजाक, जब आपको केस कोर्ट में ही लेकर जाना है। जाना था तो हमारा टाइम क्यों बर्बाद किया, और जाने से पहले कोर्ट की धमकी देता है। यूं भी कहता है कि कोई बात नहीं, कोर्ट में देख लेंगे। उनके जाने के बाद ह्योन पूछता है, क्या सच में हर्जाने की रकम 500 मिलियन वोन थी। ह्योन कहता है, नहीं, वह तो मैंने ऐसे ही बोल दिया। मुश्किल से मुश्किल 10-20 मिलियन में केस निपट जाएगा। हमें कोर्ट से बाहर ही केस को देखना होगा, कैसे भी करके नेगोशिएट पावर को बढ़ाना होगा ताकि अस्पताल इतना हर्जाना देने को राजी हो जाए। होमिन कहती है, अगर वह गुस्से में आकर कह देता है कि ठीक है, जहां तक जाना है जाओ, तो आप क्या करते। यू कहता है, अगर उसे ऐसा ही करना होता तो यहां पर आता ही नहीं। होमिन कहती है, पर यह आपने गलत किया। ये सुनकर यू उसे डांटते हुए कहता है कि तुम्हारे पास कोई और तरीका है, और होमिन अपनी नजरें झुका लेती है। यू कहता है, अब ये सब छोड़ो और कोई ऐसा मुद्दा ढूंढो कि हम उनसे कोर्ट के बाहर निपट सके। जिसके बाद वह सबकी तरफ भारी भारी से देखता है और सब हाँ में गर्दन हिलाते हैं। पर होमिन उसकी डांट सुनकर नाराज हो गई थी और रुक रुक कर आवाज में हाँ बोलती है। अगले दिन यू होमिन और ह्योन को लेकर गिबोम के पास जाता है ताकि वह उससे पूरी स्टोरी जान सके, क्योंकि उसे किसी दूसरी मीटिंग में जाना था। पर गिबोम कहता है कि वह लड़की के सामने खुलकर बात नहीं कर पाएगा। होमिन कहती है, कोई बात नहीं, मैं बाद में अटॉर्नी ह्योन से पूरी बात जान लूंगी, और चुपचाप बाहर चली जाती है। उसके पीछे यू भी चला आता है और कहता है कि तुमने जवाब में कुछ नहीं कहा, ऐसे ही हार मान ली। जो खुद का बचाव नहीं कर सकता वह दूसरों के लिए वकालत क्या करेगा। जिसके बाद वह चला जाता है और होमिन कहती है, खुद को समझता क्या है, अगली बार ऐसा किया तो एक दूंगी। और जब वह उसको बुरा भला बोल रही होती है तो अटॉर्नी योन उसे देख लेती है। होमिन भी अचानक से उसे देखकर डर जाती है और योन पूछती है, क्या हुआ, वह खरदूस लगता है क्या। होमिन जवाब में हाँ कहती है तो योन बताने लगती है कि ऐसा नहीं है, वह देखने में जितना खरदूस है अंदर से उतना ही अच्छा इंसान भी है। होमिन कहती है, लगता तो नहीं है, आप सीनियर है ना, इसलिए आपको उनके टॉर्चर झेलने नहीं पड़ते। योन कहती है, मैंने भी उनके साथ लॉ स्कूल में पैरालीगल के तौर पर 3 साल काम किया है, वह इतने भी बुरे नहीं है। और होमिन सोचती है कि 3 साल उनकी पैरालीगल बनके अब भी जिंदा कैसे है। आगे योन पूरे 2 घंटे बाद ऑफिस में आता है और होमिन के पूछने पर बताता है कि उसे तो मिस्टर गिबोम की एक भी बात समझ नहीं आई, पर उसने सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी ताकि वह बाद में होमिन को सुना सके। रात में होमिन सारी बातें सुनती है और तुरंत मिस्टर गिबोम को कॉल करके मीटिंग के लिए बुला लेती है। अगले दिन जब वह ऑफिस में आता है तो होमिन उसे बताती है कि आज सिर्फ आप मुझसे बात करेंगे। यह सुनकर मिस्टर गिबोम को थोड़ा अजीब लगता है। होमिन पूरी कोशिश करती है उन्हें कंफर्ट जोन में लाने की, और फाइनली गिबोम मान भी जाता है। अब वह उससे कुछ इंपॉर्टेंट बातें कहती है और जैसे ही मीटिंग खत्म होती है दौड़कर यूं के ऑफिस में आती है। यूं पूछता है, क्या हुआ, तो कहती है, वह कमजोर कड़ी मिल गई, हम उनकी धज्जियां उड़ा देंगे। अगले दिन कोर्ट में यूं अपनी दलील पेश करते हुए बताता है कि अस्पताल की जिम्मेदारी बनती है कि वह हमारे क्लाइंट के स्पर्म को संभाल कर रखे, पर उनकी लापरवाही की वजह से क्लाइंट के स्पर्म खराब हो गए और इसके लिए हमें मुआवजा चाहिए, पूरे 500 मिलियन वोन। यह सुनकर हान मुस्कुराते हुए कहता है कि अस्पताल की लापरवाही को मानते हुए हम उनके नुकसान की भरपाई करने को तैयार है, जो 10 से 20 मिलियन वोन बनते हैं, पर इनके 500 मिलियन की मांग करने वाली बात हमें समझ नहीं आई। जिसके बाद जज साहिबा कहती है, अगर आप यह दावा करते हैं कि स्पर्म की कीमत 500 मिलियन वोन थी तो सबूत पेश कीजिए। यह सुनकर यूं मिस्टर गिबोम से सवाल पूछने की परमिशन लेता है और पूछता है कि आपने अस्पताल की संपत्ति को नुकसान क्यों पहुंचाया। गिबोम बताता है कि स्पर्म डैमेज होने की बात सुनकर वह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए। तभी दरवाजे से एक औरत अंदर आती है जिसका आधा शरीर जला हुआ था। गिबोम बताता है कि वह उसकी बीवी कैनी है, जिसे वह बेहद प्यार करता है। आज से 2 साल पहले उसने कैनी को शादी के लिए प्रपोज किया था, पर उसी रात एक भयानक एक्सीडेंट हो गया जिसमें कैनी का आधा शरीर जल गया और इस सदमे को वह सहन नहीं कर पाई, मुझसे दूर हो गई। मैंने बहुत कोशिश की उसे मनाने की, पर कैनी का दिमाग ही संतुलन बिगड़ गया था। फाइनली कई महीनों तक कोशिश करने के बाद वह मुझसे शादी करने के लिए मान गई, पर अब भी वह पूरी तरह से ठीक नहीं थी। फिर बाद में अपनी बहन के बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करके वह फिर से ठीक होने लगी। कैनी की बहन का बच्चा भी बिल्कुल उसकी बहन के जैसा ही था। एक दिन उसने मुझसे कहा कि मुझे भी बच्चा चाहिए, क्योंकि वह अपने पुराने चेहरे को अपने बच्चे में देखना चाहती थी। पर तभी पता चला कि मुझे टेस्टिकुलर कैंसर है और डॉक्टर ने बताया कि इलाज करने के बाद मैं कभी बाप नहीं बन पाऊंगा। इसके बारे में हमने होसून अस्पताल में बात की, उन्हें पूरी बात समझाई। अस्पताल वालों ने विश्वास दिलाया कि वह मेरे स्पर्म को संभाल कर रखेंगे। पर सर्जरी के बाद जब हम टेस्ट ट्यूब बेबी की प्रोसेस के लिए गए तो पता चला कि स्पर्म खराब हो चुका है। यही नहीं, वहां के स्टाफ ने मेरी बीवी का मजाक उड़ाया, उसे मॉन्स्टर बोला। तभी हान देखता है कि यह पासा तो पलट चुका है। अगर वे जीत भी जाते हैं तो भी अस्पताल की धज्जियां उड़ जाएंगी, क्योंकि यहां पर एक न्यूज रिपोर्टर सारी कहानी लिख रहा था। गिबोम की बात पूरी होते ही यूं कहता है कि कानून के हिसाब से अगर खास हालात की खबर पहले से हो तो फिर उन्हें उस खास नुकसान की भरपाई भी करनी होगी। हान यह सुनते ही जज साहिबा से छोटे से ब्रेक की मांग करता है।
अब वे यू से मिलकर समझौता करना चाहता है और कहता है कि इस केस के बारे में न्यूज वालों को पता नहीं लगना चाहिए और बदले में गिबून को 100 मिलियन देने के लिए मान जाता है। यहां हमें पता चलता है कि उस रिपोर्टर को भी यू ने ही बुलाया था। वही होमिन हान को देखकर उस पल को याद करती है जब केस से पहले हान ने उसे प्रपोज किया था। पर तभी होमिन उसे बताने लगी कि उसकी एक बहन भी है जो सुन नहीं सकती। उसकी मामी को भी सेम प्रॉब्लम थी और हम 5 साल के थे जब मामी ने उसको गोद ले लिया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स को लगता था कि मामी उसे पालेगी तो ज्यादा बेहतर होगा। वह बिल्कुल उसी के जैसी थी, बस उसके बाल थोड़े से लंबे थे और उसने सोचा कि शायद उसके बाल काट देने से कोई हमें पहचान नहीं पाएगा। पर इससे पहले ही मॉम ने उसे मामी को सौंप दिया। यह सुनकर हान कहता है, तुमने मुझे यह सब पहले क्यों नहीं बताया, और उसे ब्रेकअप करके यहां से निकल जाता है। वही ऑफिस में लीजन की कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट की अटॉर्नी से कहासुनी होती जाती है। लिटिगेशन वालों को कभी कभी ही उनसे काम पड़ता है और वह 2 घंटे का काम 3 दिन में करते हैं। तभी डोयून आता है जो कॉर्पोरेट डिपार्टमेंट का हेड था और लीजन से कहता है कि इतना चिल्ला क्यों रहे हो। लीजन बताता है कि उसने जूनियर अटॉर्नी को काम दिया था जो आधे दिन में पूरा हो जाना चाहिए और आज 3 दिन हो गए, और यह कहता है कि कुछ समझ नहीं आया। डोयून कहता है, तो क्या हुआ, तुम होते कौन हो दूसरे के जूनियर को काम देने वाले। तभी यूं आता है और कहता है कि उसने लीजन को ऐसा करने के लिए कहा था। रेलेवेंट कमेटी का फैसला है कि अगर किसी अटॉर्नी की अवेलेबल आवर्स जरूरत से कम है तो उसे दूसरी टीम वाले अपना काम दे सकते हैं। यूं उसे खूब सुनाता है और तभी मैनेजिंग डायरेक्टर चियोल का बेटा आता है और वह भी उसी अटॉर्नी की साइड लेता है क्योंकि वह उसका रिलेटिव था। पर यूं किसी से नहीं डरता। वह उसे भी मुक्त कोर कहता है जो बेफालतू में मुंह की रोटियां तोड़ता है। होमिन पूछती है, यह कौन है, तो हियोन बताता है कि यह कोटेसॉप है, कंपनी के फाउंडर का बेटा। कोटेसॉप यूं को धमकी देता है कि अपनी हद में रहो, नहीं तो तुम्हें भी तुम्हारे बॉस की तरह किसी छोटी कंपनी में एसोसिएट बना दूंगा। यूं कहता है, पूरा ऑफिस देख रहा है और तू यह कबूल कर रहा है कि तूने साजिश करके अटॉर्नी हियोन को उस छोटी सी कंपनी में भेज दिया। कोटेसॉप चारों तरफ देखकर चुपचाप यहां से निकल जाना ही ठीक समझता है। आगे होमिन देर रात तक काम कर रही होती है और तभी उसके पास उसके फ्रेंड का कॉल आता है जो बताती है कि हान किसी दूसरी लड़की के साथ डेट पर गया है। होमिन तुरंत जाकर कंफर्म करती है पर उसे बात नहीं करती, बस इशारों में समझाती है। अब उसके दिल में हान के लिए जो थोड़ी बहुत फीलिंग बची हुई थी वह भी खत्म हो जाती है। सदमा लगा था, उसे काफी दुखी थी और खोई खोई सी ऑफिस में खड़ी थी। तभी वहां पर यू आता है और पूछता है कि तुम अभी तक घर नहीं गई। होमिन बताती है कि उसे एक लेटर सुबह तक सबमिट करना है। तो यू उसे चाय के लिए पूछता है और वह चौंक जाती है। डर भरी आवाज में हाँ में जवाब देती है, जिसके बाद यू उसके लिए भी चाय बनाता है और दोनों बैठकर मिस्टर गिबोम के केस के बारे में बातें करते हैं। यू कहता है अब मैं चलता हूं और होमिन चाय के लिए उसका शुक्रिया करती है। यू जाने से पहले कहता है कि तुमने मिस्टर गिबोम के केस को अच्छे से हैंडल किया, और यह सुनकर होमिन के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।